बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है ईएडी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट और आज हमारा है लेक्चर नंबर 13। तो उससे पहले मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो प्लेलिस्ट है एक्सेस कर ली होगी और इस प्लेलिस्ट में ये जो लेक्चर नंबर 8 है ना, इसके अंदर ही मैंने आरएमआई ये पूरी टेक्नोलॉजी है ना, इसको मैंने डिटेल से बताया है। तो आपने आज के ट्यूटोरियल को देखने से पहले इस लेक्चर को देख लेना है, फिर ही आपको आज के लेक्चर की समझ आएगी। ठीक होगी बात? ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। जावा आरएमआई डबल आई ओ पी एंड ईजेबी ऑब्जेक्ट, ये क्या है? You may have noticed that Java ax.egb.egb object extends java.rmi.remote। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, एक कोडिंग मैंने आपको बताई थी कि हम ये जो थ्रो वाला है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि एक्सटेंड किसको कर रहा है, जावा आरएमआई डॉट रिमोट इंटरफेस को। ठीक है, तो आज इसको ही हमने रीड आउट करना है। So the java.rmi.remote interface is a part of Java remote method invocation. Java remote method invocation over IIoP stands for Internet Inter ORB Protocol। कि वो सिंपली बात क्या कर रहे हैं कि जो java.rmi.remote है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसका पार्ट है, RMI का। Any object that implements java.rmi.remote is a remote object and is callable from a different JVM। वो कहते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस चीज़ को इस इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा हो, इम्प्लीमेंट कर रहा हो, तो वो हमारे पास क्या है, रिमोट ऑब्जेक्ट है। तो रिमोट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो कहीं से भी कॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ रिमोट मेथड इन्वोकेशंस आर परफॉर्म्ड इन जावा। When the container implements your remote interface कि जो EGB it also indirectly implements java.rma.remote। कि हमने क्या पढ़ा है कि जो EGB ऑब्जेक्ट्स हैं वो किसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, रिमोट इंटरफेस को। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल से दिखाती हूँ, डायग्राम से दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें, ये EGB ऑब्जेक्ट है और ये किसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, रिमोट इंटरफेस। और रिमोट इंटरफेस किसका पार्ट है, बेसिकली java.rma.remote का। ऑब्जेक्ट्स आर फुली नेटवर्क्ड RMI ऑब्जेक्ट्स। ये जो हमारे पास EGB ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, फुली नेटवर्क्ड होते हैं RMI ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो इसके साथ कंप्लीटली कंपैटिबल होते हैं। Able to be called from other JVMs, Java Virtual Machines, or physical machines located elsewhere in the network। क्योंकि ये RMA का मतलब क्या होता है, रिमोट मेथड इन्वोकेशन के कहीं से भी बैठ के हम कॉल कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो EGB ऑब्जेक्ट है वो RMI है और हमारे जो EGB ऑब्जेक्ट है वो RMI है। इस वजह से हम इसे किसी भी जावा वर्चुअल मशीन से, किसी भी फिजिकल मशीन से कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकते हैं। Thus, HTML remote interface are really just RMI remote interfaces। इस वजह से जो EGB remote interfaces हैं वो कौन से interfaces हैं, ये हकीकत में कौन से interfaces हैं, RMI interfaces हैं। Except that EGB remote interfaces must also be built to conform to the EGB specification। RMI interface rules, ये जो EGB remote interfaces है ना, उसने क्या करना है कि जो RMI रिमोट इंटरफेस के रूल्स हैं उसको ज़रूर कंफर्म करना है। ठीक है, जैसे आप समझ लें कि ये चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है और इस चाइल्ड ने अपने अम्मी अब्बू के सारे ऑर्डर्स मानने ही मानने हैं। तो रिमोट ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी मेथड जो कि रिमोट ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, कॉलेबल अक्रॉस वर्चुअल मशीन के, और जो वर्चुअल मशीन से कॉलेबल है, मतलब कहीं से भी बैठ के हम जिसे कॉल कर सकते हैं, मस्ट थ्रो अ स्पेशल रिमोट एक्सेप्शन। कि उसने रिमोट एक्सेप्शन फेंकना ही फेंकना है, थ्रो करना ही करना है। ठीक है, कोई भी मेथड जो हम वर्चुअली कॉल कर रहे हैं, वर्चुअली जिसे हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं, उसने एक रिमोट एक्सेप्शन थ्रो करना ही करना है। अब रिमोट एक्सेप्शन क्या है? अ रिमोट एक्सेप्शन इज अ java.rmi.remote एक्सेप्शन और टेक्निकली ये सब क्लास ऑफ इट। रिमोट एक्सेप्शन हमारे पास क्या है, इसमें java.rmi.remote एक्सेप्शन, ये जो इंटरफेस है ना, ये है।
तो अब देखते हैं कि ये क्या डिफाइन कर रहा है। A remote exception indicates that something unexpected happened on the network while you were invoking across virtual machine। कि जब आप कुछ भी कॉल कर रहे होते हैं ना virtually, कुछ भी आप रिमोटली कॉल कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि कुछ अनएक्सपेक्टेड भी हैपन हो सकता है नेटवर्क पे। सर्च फेल हो सकता है, प्रोसेस फेल हो सकता है, और मशीन फेलियर, इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो होनी ही होनी है, इसके बगैर हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। अगर हम ऐसे किए ना कि कोई सिस्टम ऐसा हो जिसमें फेलियर ही ना हो, तो फिर वो सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम ने फेल होना ही हो, हर सिस्टम फेल होता ही होता है। तो हमने क्या करना होता है कि उन फेलियर्स को हैंडल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ काम करने पड़ते हैं। तो उन एरर्स को से निपटने के लिए हमने ये एक्सेप्शन का जो मेथड है ना, ये यूज़ किया। तो अब देखेंगे अब आप पिछली ये कोड में कि हमने ये वाला कॉल किया है, ये भी हम वर्चुअली कॉल कर रहे हैं ना रिमोटली, तो इसके भी हमने एक एरर थ्रो कर दिया, और वो कौन सा है, वो ही है java.rmi रिमोट एक्सेप्शन। अब ये मेथड को, तो इसमें भी हमने एक थ्रो कर दिया। मतलब जो भी हमने कॉल करना ना, तो उससे निपटने के लिए कि क्योंकि एरर तो आना ही आना है, अगर ना आए तो वेरी वेल डन, लेकिन अगर आ जाता है तो उससे निपटने के लिए भी हमें ये काम करने पड़ते हैं। ठीक है, आप आगे देखेंगे तो वहां पे भी थ्रो का जावा और ये सेम लाइन है। समझ आ गई है ना कि जो अनएक्सपेक्टेड हैपन होता है ना, उससे निपटने के लिए ये यूज होता है। Remote interfaces must conform to the RMA-IIoP parameters passing। remote interfaces को RMA-IIoP parameter passing को भी confirm करना पड़ता है। Not everything can be passed over the network। हम हम जो है वो सब कुछ नेटवर्क के ऊपर पास नहीं कर सकते। The parameters you pass in methods must be valid types for RMI-IIoP। के जो से पैरामीटर्स हम मेथड में भेज रहे हैं, वो मेथड्स, वो वाले पैरामीटर्स RMI के लिए वैलिड होने चाहिए। This includes primitives, serializable objects and RMIIOP objects। प्रिमिटिव्स हमारे पास बेसिकली कौन सी होती हैं, जो हमारे पास होती है ना डाटा टाइप्स, बूलियन, फ्लोट, डबल, इंट, इनको लगा के जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, वो हमारे पास प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और सीरियलाइजेबल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? Serializable object क्या होता है? Serialization is the process of converting an object into a stream of bytes to store the object or transmit it to memory। क्या हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देते हैं स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में, ताकि हम उसे ट्रांसमिट कर सकें मेमोरी के ऊपर। जैसे कि अगर हम टेलीफोन कॉल पे बात करते हैं, तो हम ऐसे तो नहीं ना कि जो बात हम कर रहे हैं तो वो तारों के ऊपर ऐसे ही जा रही है, नहीं, बल्कि वो एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और फिर जब वो रिसीवर तक पहुंचता है तो फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट होना होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डी सीरियलाइजेशन। देखें कि सबसे पहले हमने उसको मेमोरी में स्टोर करवाना हो, या डाटाबेस में, या फिर फाइल में करवाना हो, या फिर किसी जगह मूव करवाना हो, तो उसे हम किस में भेजते हैं, हम स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में भेजते हैं। Its main purpose is to save the state of an object in order to be able to recreate it when needed। और हम इसे रिक्रिएट कर सकते हैं जब हमें दोबारा ज़रूरत हो। तो फॉर एग्जांपल अब जो रिसीवर है उसने तो ओरिजिनल बात को सुनना ना, उसने तो नहीं ना ये वेव्स को सुनना, तो ये क्या होगा, रिक्रिएट होगा ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा रिवर्स प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, डीसीरियलाइजेशन। ठीक हो गया। तो आज का ट्यूटोरियल यहीं तक था। होप से आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आल्सो डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। हम मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Any object that implements